दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों रात के 10 पीएम की शो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो आपके मन में बड़ी उत्सुकता पैदा करता है और आप हमेशा से जानना चाहते हैं कि सर ये हवाला क्या होता है, स्कैंडल क्या होता है। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं देना, लंबा चौड़ा नहीं, बहुत कम शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि हवाला क्या होता है, हवाला कांड किसे कहते हैं, हवाला स्कैंडल किसे कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, क्यों दोस्तों ये विषय चर्चा में। आप देख रहे होंगे दोस्तों आजकल न्यूज में हमेशा सुनने को मिलता है कि बड़े बड़े उद्यमी इस मामले में संलिप्त रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े राजनेता, ठीक है, चाहे वो मंत्री पद पे रहे हो, चाहे जो मुख्यमंत्री पद पे रहे हो, उनके नाम भी दोस्तों इन सारी चीज़ों पर आए हैं। तो ऐसे में कम से कम ये तो जाना जाए कि हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। वैसे बड़ा कठिन सब सर, यहाँ बोर्ड पर लिखा है कि प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। घबराने वाली बात नहीं, जब आपको मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा ना तो आपको लगेगा कि इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक चीज, दूसरी चीज दोस्तों, आज ना अगर आप ये आपके मन में सवाल आता है कि सर क्या जरूरत है हवाला के बारे में जानने की, तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हवाला की वजह से जनता पर क्या असर पड़ता है और इस देश पर क्या असर पड़ता है। तब तो आप पढ़ना चाहोगे कि नहीं पढ़ना चाहोगे, आप जानना चाहोगे ना। बस इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आपको मैं बना के दे रहा हूं ताकि आप जानिए इसके बारे में। ये सब छोड़िए, पीछे क्या लिखा है मैं अपनी भाषा में आपको समझाता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हवाला शब्द के बारे में आपने कभी सुना है, तो आपको याद होगा दोस्तों, अक्सर करके हम लोग कहते हैं, एक शब्द यूज करते हैं कि फला व्यक्ति का हवाला देकर कि उसने ऐसा करने को कहा था। हवाला का तात्पर्य होता विश्वास, ठीक है। हवाला देते हैं, चलिए हम पैसा नहीं दे पाएंगे तो फला व्यक्ति आपका पेमेंट कर देंगे, ये हवाला दिया जाता है। ये क्या बताया जाता है दोस्तों, ये हवाला का जो मीनिंग है ना, यही विश्वास से जुड़ा है। तो जब हवाला का अर्थ ही विश्वास है तो ये पूरा का पूरा हवाला कांड किस पर डिपेंड है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ विश्वास पे। सिर्फ किस पे दोस्तों, विश्वास पे। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात दोस्तों, हवाला सही है या गलत है, ये सबसे पहले जान जाइए क्या होता है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आज की परिवेश को देखते हुए अगर कोई व्यक्ति इस हवाला से संबंधित है तो वह दुरुपयोग कर रहा है सिस्टम का, वो गलत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और आज से दोस्तों अगर मैं 400 साल पहले की बात करता, 400 साल नहीं 250 साल पहले की भी बात करता, तब के केस में आप पूछते हैं तो मैं कहता कि नहीं, हवाला बिल्कुल सही चीज है, हवाला का सदुपयोग होता था। क्या बात करें सर, आज करेंगे तो दुरुपयोग है, 250 साल पहले करते तो सदुपयोग रहता। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे कि 250 साल पहले दोस्तों लोग साम्राज्य विस्तार करते थे, अपने राज्य की सीमा बढ़ाते थे। मगध वाला बगल में जाके आक्रमण कर दिया, तो अभी क्या करें, उत्तर प्रदेश वाला बिहार पे हमला कर दे? नहीं, तब की बातें अलग थी, तब राजे रजवाड़े थे, तब साम्राज्य विस्तार की परंपरा थी। अब साम्राज्य विस्तार की परंपरा नहीं है। हम सभी एक देश के अधीन हैं, एक संविधान के अधीन है, एक न्यायपालिका के अधीन है। तो ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। और भारत भी अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करता है। आपने देखा कभी भारत को साम्राज्य विस्तार करते हुए? नहीं। या किसी देश को साम्राज्य विस्तार करते हुए? कुछ देश ऐसे हैं जो साम्राज्यवादी नीतियां रखते हैं, विस्तारवादी नीतियां रखते हैं। जैसे मैं चीन की बात कर लूं, क्या क्या प्रमाण है सर आपके पास कि चीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया? दोस्तों एक देश है भारत के ठीक ऊपर बढ़ेंगे, जब आप उत्तर दिशा में देखेंगे तो नेपाल, और नेपाल के उत्तर में देखेंगे तो एक देश हुआ करता था, अब नहीं है, हुआ करता था, उसका नाम था तिब्बत, और तिब्बत की राजधानी थी लाशा, ठीक है। आज तिब्बत कहां गया? आप ढूंढो जाकर, आप इतिहास पढ़ो तिब्बत के बारे में। तिब्बत के जो दोस्तों धर्मानुयायी हैं वो भारत में आके रहते हैं, भारत में उनको पनाह दिया है। पूरा तिब्बत जो है वो चाइना के नियंत्रण में आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ देश हैं जो अपने साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल 21वीं सदी में इस तरह की चीजें नहीं सुनने को मिलती, ठीक है। तो सर कैसे आप करें सदुपयोग दुरुपयोग, वो तो मैं बताऊंगा। पहले आप हवाला के बारे में समझ जाइए। जैसा आज का बैंकिंग सिस्टम है ना, सेम टू सेम बैंक वाला सिस्टम जो है वैसा ही दोस्तों हवाला सिस्टम था, कुछ भी अंतर नहीं, कुछ भी अंतर नहीं। जैसा बैंक वैसा ही हवाला, ठीक है। बस आज के दौर में दोस्तों जो हवाला है उसमें इतना ही अंतर आ गया है कि बैंकिंग सिस्टम जो होता है ये औपचारिक व्यवस्था में चलता है। आप पैसे डालेंगे, किसी को भेजेंगे, कहीं से पैसा आएगा, उसका एक लिखित दस्तावेज तैयार होता है, ठीक है। सब कुछ दोस्तों आपके स्टेटमेंट में शो करता है, सब कुछ आपके पासबुक में प्रिंट होता है, आप किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं कर सकते। हवाला सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, यह अनौपचारिक सिस्टम है। जब अनौपचारिक सिस्टम है तो इसमें किसी तरह का लिखित दस्तावेज होता ही नहीं है। सिर्फ विश्वास पे दोस्तों क्या होता है, पैसा यहां से वहां चला जाता है, विश्वास पे, सिर्फ विश्वास पे। कहीं किसी तरह का कुछ कोई सिस्टम नहीं होता, कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं, सिर्फ विश्वास पे दोस्तों पैसे एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और इसी को कहते हैं हवाला।
यदि आप दोस्तों, अब बताऊंगा कैसे, अभी उदाहरण देके समझा रहा हूं, पहले इतना समझ गया ना, तो अनौपचारिक सिस्टम इसको याद रखेगा। एक चीज और दोस्तों, पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात दोस्तों याद रखेगा कि हवाला का इस्तेमाल आज क्यों किया जा रहा है। जो व्यक्ति काला धन कमा रहा है उसको टैक्स न देना पड़े, ठीक है, उसको सरकार को बताना ना पड़े, इसलिए दोस्तों क्या कर रहा है, उस पैसे को ब्लैक करके अपने पास रख रहा है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए कमाए, तो 1 करोड़ कमाए रुपए तो सरकार को बता दो, अपने आईटीआर में दिखा दो कि हमने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, उस पर जो भी टैक्स आपका बनता है वो टैक्स आप जमा कर दीजिए। भाई ये तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है ना, ये कोई सरकार द्वारा थोपी गई चीज थोड़े है। अगर हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो सरकार कैसे इनकम जनरेट करेगी, और इनकम नहीं होगी सरकार की तो सरकार व्यवस्था कैसे चलाएगी। तो दोस्तों हमारी आपकी ड्यूटी है कि हम सरकार को टैक्स दें, जितना भी कमाए जो भी परसेंटेज है वो हम सरकार को दें, ये सिंपल सी बात है। अब दोस्तों लोग क्या करते हैं, 1 करोड़ रुपए कमाया, सरकार को बताया कि भाई हम 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, 80 लाख रुपए दोस्तों अपने जेब में डाल दिया, 20 लाख रुपए बताया तो 20 लाख पे तो सरकार को देना पड़ेगा टैक्स, ठीक है, 20 लाख पे सरकार को टैक्स दे दिया, 80 लाख रुपए दोस्तों बचा लिया। वो 80 लाख इसको छिपा के रखना पड़ेगा। वो 80 लाख दोस्तों सरकार के सामने बता नहीं सकता कि 80 लाख हमारे पास है, ना कुछ खरीद सकता ना बता सकता है, क्योंकि अगर वो कुछ खरीदेगा तो सरकार पूछ देगी इतना पैसा कहां से आया, तुम तो इतने तुम्हारे पास था, तुमने बताया था कि हमने 20 लाख कमाया, तुम 80 लाख की संपत्ति खड़ी कर रहे हो, ठीक है, वो फंस जाएगा तुरंत। इसलिए दोस्तों क्या करता है, अब वो उसके पास हो जाता है ब्लैक मनी, यही ब्लैक मनी। इसी तरह से ब्लैक मनी जो पैसे पे आपने टैक्स नहीं दिया वही ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी होता क्या है, लोग सोचते हैं कोई काला मनी होता है। काला धन माने क्या, काला धन माने ऐसा धन जिस पर जो आपने अवैध तरीके से कमाया और उस पर सरकार को आपने टैक्स नहीं दिया, ठीक है। तो एक तो वैध तरीके से कमाना चाहिए था, ठीक है, और दूसरा सरकार को टैक्स भी नहीं दिया, तो दो दो जगह से दोस्तों लूप फॉल्स हो रहा है। इस वजह से दोस्तों ब्लैक मनी है। तो ब्लैक मनी को ही दोस्तों व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए लोग मनी लॉन्ड्रिंग तक जाते हैं। हवाला सिर्फ और सिर्फ इतना काम है कि एक पैसे को एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर भेजना, यही हवाला है। इसका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अभी तो दोस्तों सिर्फ हवाला समझिए। हवाला में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2 एजेंट होते हैं, क्योंकि हवाला का काम हम आप तो करते नहीं है। मान लीजिए कोई, मैं एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, मान लीजिए कि आपका कोई रिश्तेदार है, ठीक है, मान लो आपको दुबई में रहने वाले किसी रिश्तेदार को पैसे भेजने, वहां से फोन आया कि भैया बहुत जरूरी है, आप जो हमें 10 लाख रुपए भेज दीजिए, ठीक है। और दोस्तों 10 लाख रुपए आप अगर बैंकिंग सिस्टम से भेजते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन आपने कौन सा रास्ता अपना लिया, आपके पास जो 80 लाख रखे थे ना, आपने सोचा वो वाला पैसा भेज देते हैं, ठीक है। तो आपने हवाला के माध्यम से पैसा भेजने का ठान लिया। तो हवाला के माध्यम से भेजेंगे तो किसी एक दलाल की जरूरत पड़ेगी, तो एक दलाल दोस्तों आपने यहां पकड़ लिया, ठीक है, एक दलाल। वैसे जिस तरह दुबई में रहने वाले रिश्तेदार को आप पैसा भेज रहे हैं, तो ये जो पहला दलाल है दोस्तों, ये दलाल तो दोस्तों भारत में बैठा है, और एक दूसरा दलाल होगा जो कहां बैठा होगा दोस्तों, जो दुबई में बैठा होगा, ठीक है। आपने क्या किया, इस दलाल से संपर्क किया कि भैया हमारा 10 लाख रुपया ये दुबई भेजना है, ठीक है। इस दलाल ने कहा ठीक है आपका पैसा पहुंच जाएगा, ठीक है। पैसा जाता वाता नहीं है, और यहां दुबई में बैठा हुआ दलाल क्या करता दोस्तों, आपके रिश्तेदार को 10 लाख रुपए दोस्तों यहां दे दिया जाता है। बदले में क्या लगता है दोस्तों, बदले में एक आपको ओटीपी देनी पड़ती है। जैसे आप पैसा ट्रांसफर करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो एक ओटीपी लगती है ना, कैसे पता चलेगा कि नहीं इन्हीं को पैसा देना था। तो एक तरह से दोस्तों एक ओटीपी देनी पड़ती है। जो पहला वाला दलाल दोस्तों जब आपसे 10 लाख रुपए लेता है, वही बता देता है कि आपको वहां पर ये जो ओटीपी है, या फिर ओटीपी किसी तरीके से हो सकती है, हो सकता हो कोई डिजिट हो सकता हो किसी नोट का टुकड़ा हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। वो गुप्त होता है, जैसे ओटीपी के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती, उसी तरह से पासवर्ड गुप्त होता है दोस्तों, वो आपको बताना पड़ता। तो यहां जो भी बंदा इस पासवर्ड को बताएगा, इस ओटीपी को बताएगा, ठीक है, उसे पैसा दे दिया जाएगा। ये सिस्टम होता है। ये 4 लोग मिलकर दोस्तों क्या करते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से पूरा हवाला सिस्टम चलता है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर, कहीं कोई लिखा पढ़ी होती ही नहीं। यही है हवाला। मुझे लगता है आसान भाषा मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप अच्छा ये सारी चीजें दोस्तों, अब इसका कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन कोई लिखा पड़ी नहीं। ये 10 लाख रुपए जो आपने 1 करोड़ कमाया था, 20 लाख सरकार को बताया था, 10 लाख रुपए आप बहुत आसानी से अपने रिश्तेदार को पहुंचा दिए, और कहीं कोई पूछने वाला भी नहीं है। यही है हवाला। हो सकता है आपका रिश्तेदार इसी तरह से आपको पैसा भेज रहा हो, ये भी हवाला है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब सवाल आता दोस्तों कि हवाला के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसकी जो है, इसके वजह से दोस्तों क्या क्या सिस्टम में दिक्कत आता है। 2-3 लाइन में समझाऊंगा। पहली बात, काले धन का बढ़ना, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जो ब्लैक मनी है उसको बढ़ावा मिलता है। हवाला जो है दोस्तों, ये काले धन को इधर उधर करने का एक आसान तरीका होता है, और
आप करते क्यों हैं? सिंपल सी बात है, केवल टैक्स सेविंग के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा ब्लैक मनी कमाना और उसको टैक्स सेविंग के तहत दोस्तों हवाला के तहत पैसा इधर से उधर कर देना, इसीलिए तो हवाला को यूज किया जाता है। यही तो दुष्परिणाम है। अगर हवाला ना होता तो काला धन को बढ़ावा ही नहीं मिलता। आप कहां पैसे खर्च करते हैं, कहीं ना कहीं आप पकड़े जाते हैं। हम कह रहे हैं आपने 1 करोड़ कमाया, सरकार को 20 बताया, 80 जेब में डाला, क्या खरीदोगे? स्कॉर्पियो, सफारी, क्या लोगे? लोगे तो बताना पड़ेगा, चाहे जो कर लो, ठीक है, बताना तो पड़ेगा। यानी सरकार की निगाह में आना ही आना है आपको। हो सकता है आज आ जाइए, हो सकता है 5 साल बाद आ जाइए, सिस्टम तो आपको पकड़ ही लेगा चाहे जब, ठीक है। जब पकड़ेगा तो पूरा पेनाल्टी लगाकर दोस्तों पूरा पैसा वसूल करेगा ब्याज के साथ। सरकार कहती नहीं, अपने पैसे पर हमको पूरा ब्याज चाहिए। जितना ब्याज बैंक नहीं लेता उससे ज्यादा ब्याज सरकार आपसे ले लेगी, ये मान के चलिएगा। अलग बात क्या दोस्तों, आतंकवाद को वित्त पोषण, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं क्या जरूरत हवाला वाला के बारे में पढ़ने का? जरूरत है। क्यों? इसी हवाला की वजह से विदेशों में बैठे हुए लोग दोस्तों भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। किसी को भारत में आतंकवादी गतिविधियां संचालित करनी है, विस्फोट कराना है, कहीं दंगे कराना, पैसा कैसे आएगा? बैंक से। बैंक से आएगा तो पकड़ा जाएगा। तो बैंक से पैसे नहीं आएंगे, पैसा आएगा हवाला से। हवाला से आएगा तो उसका कोई सुराग भी नहीं होगा, क्योंकि कोई लिखित ट्रांजैक्शन तो होता नहीं है। तो कहां से आया, कैसे पहुंचा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों इसी हवाला के माध्यम से आतंकवाद को भी दोस्तों वित्त पोषित किया जाता है। और आप चाहते हैं कि आतंकवाद को देश में बढ़ावा मिले? अगर ना मिले तो फिर हवाला से जुड़ने की या कोई आवश्यकता नहीं है। और कहीं अगर आपको लगे कि नहीं इससे संबंधित लोग हैं तो आप उजागर कीजिए, देश का मामला है, ठीक है। अर्थव्यवस्था की अस्थिरता, मतलब पूरा का पूरा जो इकोनॉमी सिस्टम है दोस्तों देश का, वो अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। सर मतलब हवाला से इकोनॉमी का अस्थिर हो जाना, इससे क्या लेना देना? दोस्तों आपने पढ़ा होगा विदेशी मुद्रा नियमन के बारे में, ठीक है, विदेशी मुद्रा विनिमय के बारे में पढ़ा होगा। फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा है भाई। आप पैसा एक देश से दूसरे देश में भेज दे रहे हैं। आप ऐसे समझो, इनको तो 10 लाख रुपया दिया गया, ठीक है। ये रुपया, ये जो 10 लाख मिला था दोस्तों, ये तो रुपए में था ना, ये तो रुपए में था। और दुबई में रुपया तो चलता नहीं। दुबई की जो करेंसी दोस्तों, दुबई की करेंसी तो दोस्तों अलग है। और जब दुबई की करेंसी अलग है तो यहाँ जो इनको रुपया, यहाँ धन मिला होगा वो रुपया थोड़े मिला होगा। जो पैसा आपने दिया वो पैसा थोड़े ट्रांसफर हुआ। यहाँ तो दुबई की मुद्रा में दोस्तों इनको पैसा मिलेगा ना। बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए अमेरिका होता तो डॉलर मिलता, ठीक है। तो अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्रा है। तो दोस्तों मामला ये था। उसी तरीके से जब क्या होता दोस्तों, यहां पर अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज इंबैलेंस हो रहा है कि नहीं, डिसबैलेंस हो रहा है ना। तो यही याद रखे दोस्तों, विदेशी विनिमय की जो दरें होती दोस्तों अस्थिर हो जाती है इस हवाला की वजह से। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर सिस्टम के से पैसा आता तो दोस्तों ये बैलेंस रहता। जब सिस्टम से नहीं पैसा आ रहा है तो दोस्तों जाहिर सी बात है सिस्टम तो डिसबैलेंस होगा। तो ये एक मोटी मोटा मैं आपको बता रहा हूं कि क्या इसके दुष्परिणाम है। अगला सवाल जो हमारे मन में आता है कि हवाला धंधे की शुरुआत कब से हुई? तो आज की बात नहीं दोस्तों, 200 ईसा पूर्व की बात करेंगे। ईसा मसीह के जन्म के भी दोस्तों 200 साल पहले की बात करिए। आज तो 21वीं सदी चल रही है, 2300 साल पहले की बात करेंगे दोस्तों। तो हान राजवंश के शासनकाल में चीन की बात हो रही है। रेशम मार्ग से दोस्तों व्यापार होता था, जो सिल्क रूट था। सिल्क रूट हालांकि बाद में बना। रेशम का व्यापार वहां से होता था। जो बड़े बड़े व्यापारी थे दोस्तों वो क्या करते थे, वो व्यापार करते थे। लेकिन जब वो दोस्तों मध्य एशिया से गुजरते थे तो मध्य एशिया में डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, उनको रास्ते में सब लूट लेते थे। अब दोस्तों क्या होता था, ये चीन से जो व्यापार होता था पश्चिमी जो है एशिया तक, ठीक है, ये पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया को दोस्तों जोड़ने के लिए धन की जरूरत तो पड़ेगी, व्यापार होगा। तो व्यापार के लिए दोस्तों जो पैसा इधर से उधर जाता था वो हवाला के माध्यम से जाता था। तभी मैं आपको कह रहा हूं कि शुरुआती समय में जब बैंकिंग सिस्टम नहीं था तब यह हवाला अपने सदुपयोग के लिए बनाया गया था। इससे व्यापारियों को राहत मिलती थी, मदद मिलती थी। लेकिन आज इसका दुरुपयोग हो रहा है। आप जान रहे हैं कैसे ब्लैक मनी, जो इसे ब्लैक मनी का हेरफेर किया जा रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, पूरा का पूरा इकोनॉमी सिस्टम ही डिसबैलेंस हो जा रहा है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है दोस्तों वो अस्थिर हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। आइए एक अगला सवाल जो हमारे हवाला के बारे में समझ गए ना, ठीक है। हवाला में शामिल जो व्यक्ति होते हैं उसी को कहते हैं हवाला स्कैंडल। क्या होता है दोस्तों, जब 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 कोई हवाला का कारोबार पकड़ा जाता है तो उसी को कहते हैं स्कैंडल। स्कैंडल माने क्या? स्कैंडल कुछ और शब्द नहीं है। लोग सोचते हैं कोई बहुत तगड़ा शब्द आ गया, नहीं यार। हवाला आप समझ गए ना, यही हवाला का मामला अगर कभी उजागर हो गया, पकड़ में आ गया, तो इसी को क्या कहा जाएगा? हवाला स्कैंडल। जब तक पकड़ में नहीं आता है, विश्वास बना रहता है, तब तक सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। ये शब्द आप समझ लीजिए।
एक अगला शब्द है दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? देखिए मनी लॉन्ड्रिंग को अगर आपको समझना तो सबसे पहले आपको एक उदाहरण समझना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए एक चोर है, उस चोर ने दोस्तों क्या किया, एक हीरे का बैग चुरा लिया, किसी बहुत बड़ी जो है फर्म में क्या किया, सेंध लगाया और वहां से एक हीरे का बैग चुरा लिया जिसमें खूब डायमंड भरा है। अब डायमंड भरा, मैं सोने चांदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायमंड भरे हुए की बात कर रहा हूं दोस्तों। इसका मतलब 25-50 करोड़ 100-200 करोड़ का हेर फेर उस चोर ने कर लिया, ठीक है। मान लीजिए 5-6 लोगों की टीम भी रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों क्या होगा, अब मान लीजिए हम करें चलिए अमाउंट केवल 50 करोड़ रुपए। चोर क्या करेगा, हीरो का ये बैग बैंक में जमा कर देगा? नहीं सर। क्या करेगा, किस जौहरी के पास जाएगा जो इसको कैश करके देगा? वो भी नहीं हो पाएगा सर, मुश्किल है। अब वो क्या करेगा, अब वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ेगा। क्यों? वो किसी बैंक में तो जमा नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने से वो पकड़ा जाएगा। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग क्या करता है, चोरों को, इन हीरों को क्या करने में, वाइट करने में दोस्तों मदद करता है। और ये कुछ ऐसा प्रेजेंट करेगा, कुछ ऐसी गणित लगेगी कि ये पूरा का पूरा हीरे का जो पैसा है ये ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ दोस्तों इतना नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा हेर फेर होता है, मनी लॉन्ड्रिंग सीधे सीधे ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट कर देती। ये पूरा सिस्टम है मनी लॉन्ड्रिंग। अब समझ गए ना? तो मनी लॉन्ड्रिंग को हम कह सकते हैं दोस्तों एक धूर्त प्रक्रिया है। क्या है? धूर्त, मतलब इससे खराब प्रक्रिया तो देश में हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इस प्रक्रिया में अवैध रूप से कमाए गए धन को क्या कर दिया जाता है, वैध दिखा दिया जाता है। इलीगल तरीके से पैसा कमाया और उसको लीगल घोषित करा दिया। ऐसा भी होता है क्या सर? बताऊंगा कैसे घोषित होता है, अभी बताऊंगा, समय दो थोड़ा सा, ठीक है। तो याद रखेगा, तो इसमें होता क्या है, बहुत सारे अपराधी हैं, अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हैं। कहीं जो है किसी को जो है जबरदस्ती उससे रंगदारी वसूल लिया, किसी को मारने की धमकी दे दिया, इस तरह से बहुत पैसे आते हैं। क्या वो वैध तरीका है? कहीं कोई कट्टा बेच रहा है, कोई बम बेच रहा है, वैध तरीका है? कोई किसी को किडनैप कर लिया, बदले में पैसा पा गया, वैध तरीका है? आप समझो। तो अवैध तरीके से जब धन कमाया जाए और उसी धन को दोस्तों जब कोई वैध करा ले, एक तो अवैध कमा रहा है ऊपर से वैध भी करा ले रहा है। सर पहले सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि पैसा वैध कैसे कराते हैं सब, ठीक है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। लिख रहा है दोस्तों कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया 3 चरणों में दोस्तों पूरी होती है। और वो 3 चरण कौन कौन से दोस्तों, उसके बारे में समझिएगा। अगर ये 3 चरणों से पैसा गुजर गया तो उसका सोर्स पता लगाना भी मुश्किल हो जाएगा कि कैसे व्हाइट हुआ। वो ब्लैक तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। व्हाइट होने के बाद कहां ब्लैक पहुंच पाएंगे भाई? एक बार अगर आप बरी हो गए, ठीक है, किसी सजे कोई सजा, मान लीजिए कोई आपके ऊपर मुकदमा चल रहा था और आप बरी हो गए, फिर क्या, फिर लाख लोग जानते रहे कि आप गलत हैं, ठीक है। जब साबित हो गया आप बरी हो गए तो फिर आपके सोर्स तक कोई जा नहीं सकता है। उसी तरह से दोस्तों लिख रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया के कुल 3 चरण होते हैं। पहला होता है प्लेसमेंट, दूसरा होता है लेयरिंग, तीसरा होता है इंटीग्रेशन। बच्चा फिर कंफ्यूज, सर इतना अंग्रेजी में इतना खतरनाक शब्द दे देंगे, हम लोग कैसे समझेंगे? आइए अपनी भाषा में आपको समझाता हूं। प्लेसमेंट क्या होता है अपने भाषा में समझिए इत्मीनान से, ठीक है। इस चरण में क्या होता है दोस्तों, जो इलीगल पैसा होता है उसको वित्तीय व्यवस्था में प्रवेश कराया जाता है कि किसी भी तरह इसको फाइनेंशियल सिस्टम में पहले डाला जाए। कैसे डाला जाए उसका अलग अलग तरीका होता है। जैसे बहुत सारे लोग दोस्तों इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं और किसी को डोनेशन दे देते हैं, किसी मंदिर को डोनेशन दे दिया और उधर बैंक से दोस्तों क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं। अब तो सरकार सख्त हो गई है, ठीक है, नहीं तो पहले ऐसे बहुत चलता था। चीट फंड कंपनी बना दिए, उनको पैसा दे दिया और फिर बैंक से क्या, मान लीजिए हमने 100 रुपया दिया किसी को और उससे 90 रुपये ले लिया, बीच में बैठे बैठे उसे 10 रुपया मिल जाता था, काम उसका चल रहा है आराम से, ठीक है। यानी चाहे जैसे हजारों तरीके होते थे, इसी को कहते हैं प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? प्लेसमेंट। यानी पहले ये जो इलीगल तरीके से कमाया गया धन है इसको फाइनेंशियल सिस्टम में डाला जाए एनी हाउ, चाहे जैसे, या नकदी जमा या फिर वित्तीय उत्पादों को खरीद के माध्यम से भी दोस्तों ये कार्य पूरा किया जाता था। दूसरा सिस्टम होता था दोस्तों, प्रक्रिया का जो दूसरा चरण होता है उसे कहते हैं लेयरिंग। ये लेयरिंग क्या होता है? इस चरण में दोस्तों मूल स्रोत को छिपाने के लिए जटिल लेन देन की एक श्रृंखला तैयार की जाती थी। यही खतरनाक होता है, लेयरिंग ही सबसे खतरनाक होता है। तभी तो मैंने शुरू में कहा कि एक बार दोस्तों अगर पैसा इलीगल से दोस्तों वैध लीगल में आ गया, वैध में आ गया, तो आप सोर्स तक भी नहीं जा पाएंगे। क्यों सोर्स तक नहीं जा पाएंगे? क्योंकि ये जो लेयरिंग वाला फेज होता है ना, ये इतना खतरनाक होता है और इतना जो है जबरदस्त यहाँ पे श्रृंखला का इस्तेमाल किया जाता है कि आप सोर्स तक जा ही नहीं पाएंगे, कैलकुलेशन ही नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। वहां लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे दोस्तों बता दूं, मान लीजिए पैसा को कई खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है, मल्टीपल अकाउंट में ट्रांसफर कर, छोटा 1 करोड़ रुपया था, 1-1 लाख रुपए करके दोस्तों 1 करोड़ रुपए को 100 लोगों को बांट दिया गया। हम कहते हैं 1000 लोगों को बांट दिया गया।
अब बताइए क्या करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो कई खातों में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया, या जो सेल कंपनियां थी, सेल कंपनियां मतलब दिखती कंपनी है, चीट फंड वाली कंपनियां दिखती कंपनी है, ठीक है, बट वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो कंपनियां खाली पेपर पे होती हैं, पन्ने पे होती हैं, कोई काम धाम नहीं है। उनका बैलेंस शीट भी रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, सब कुछ बिक रहा है, भी खरीदा जा रहा है, सब कुछ है, लेकिन सिस्टम अलग है, केवल पेपर पे कंपनियां हैं। उनके थ्रू भी दोस्तों क्या किया जाता था, इस श्रृंखला से पैसे गुजारे जाते थे, इसको लेयरिंग कहा जाता है, ठीक है। और जो आखिरी चरण है ना, वो चरण कौन सा दोस्तों, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दोस्तों ये अंतिम चरण होता है, धन को वापस से क्या किया जाता है, वैध अर्थव्यवस्था में लाया जाता है, लीगल इकोनॉमी जो सिस्टम है दोस्तों उसमें लाया जाता है, ताकि ये दिखाया जा सके कि ये पैसा एक नंबर से कमाया गया है और उसको जो है आर्थिक गतिविधियों में लोग खर्च कर सकें। तो आपने अगर 80 लाख रुपया कमाया इन अवैध तरीके से, उसको कन्वर्ट करते करते 10-5 लाख रुपए खत्म करने पड़ेंगे, ठीक है, बांटने पड़ेंगे, फिर आपके पास 60-70 लाख रुपए आ जाएंगे। ये तरीका होता था। तो क्या सरकार नहीं जानती? सरकार खूब जानती है, हर चीज पता है कि कैसे लोग ब्लैक से व्हाइट कर रहे हैं, सब सरकार जानती थी। अब ध्यान देने वाली बात है ना कि हमारा मुखिया क्या चाहता है, देश का जो मुखिया है वो क्या चाहता है। जैसे आप क्या करते हैं, आपको लगता होगा कि हमारे माँ बाप को नहीं पता कि हम क्या करते हैं, सब पता है। पिताजी हो सकता ना बोलते हो, ठीक है, इंतजार करते होंगे सही समय का, ठीक है, ये हो सकता अलग बात है। या ये भी हो सकता है कि पिताजी को ध्यान ही देने की जरूरत नहीं पड़ी, आपकी चिंता ही नहीं, तो बात ही अलग है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारा सिस्टम, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला का, सब सरकार को पता है। कौन कहता नहीं पता जी सरकार को? सरकार छोड़ो, मैं आपको बताऊं, सब पुलिस तक को पता है कौन चोरी किया, कहां से चोरी किया, सब पता है। मुद्दा यह है मुखिया कैसा है। ऊपर का मुखिया मजबूत रहेगा तो पूरा सिस्टम अच्छा रहेगा, और जब मुखिया दोस्तों क्या रहेगा, कमजोर रहेगा, मुखिया ही चोर रहेगा, तो पूरा सिस्टम में चोर रहेगा जी। बात समझिए ना। तो किसको मजबूत होने की जरूरत है? मुखिया को। इसलिए आप समझिए कि देश की बागडोर किसके हाथ में होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं मुखिया चाहे जैसा हो, ये तो जनता डिसाइड करेगी ना कि मुखिया किस क्वालिटी का होना चाहिए। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि आप समझिए, अगर मुखिया ध्यान नहीं देगा तो इस तरह का स्कैंडल, इस तरह का सिस्टम चलता रहेगा और कभी बंद नहीं होगा। फिर कैसे खत्म करोगे आतंकवाद? कैसे जो इकोनॉमी इम्बैलेंस हो रहा है इसे कैसे सही करोगे? मुखिया को मजबूत होना पड़ेगा, एक एक सिस्टम पे ध्यान देना पड़ेगा। चिट फंड कंपनियां बंद कर दो, एक एक खाते की जांच कर लो, ठीक है, कहां से पैसा ब्लैक से व्हाइट होगा, समझो ना बात को। डोनेशन देने का काम खत्म कर दो कि इतने रुपए से ज्यादा आप डोनेशन दे ही नहीं सकते, बात समझ रहे हैं ना। तो अब सरकार भी नियम पे नियम देखिए बनाई जा रही है, लगातार नियम पे नियम आ रहे हैं ताकि इन सारे सिस्टम से निजात पाया जा सके। ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं करी, सरकार काम कर रही है, तभी तो रोक लग पाया, नहीं तो आज से 10 साल 15 साल पहले आप जाइए, स्थिति बहुत बेकार थी, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब एक अलग समस्या है दोस्तों कि सरकार पर क्या असर पड़ता है। सरकार पर असर मतलब सीधे सीधे देश पर असर की बात हो रही है, ठीक है। तो टैक्स अगर चोरी कहीं किया जाता है, मान लीजिए जो टैक्स देना चाहिए तो सरकार को मिला नहीं, तो अगर टैक्स चोरी होगा तो इससे सरकार को क्या नुकसान है? अरे भाई, सरकार की राजस्व हानि हो गई, ठीक है, सरकार की क्या हो गई, जो उनसे उसको कर के रूप में दोस्तों जो राजस्व मिल रहा था वो सरकार का छिन गया। और अगर राजस्व छिन गया तो सरकार डेवलपमेंट कैसे करेगी, कैसे सरकार विकास करेगी, कैसे स्कूल बनाएगी, कैसे रोड बनाएगी, कैसे नई नई कंपनी डालेगी, कैसे जो है इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएगी, बताइए देश को कैसे आगे बढ़ाएगी। अब आदमी सोच रहा है सर कंपनी कहां बनाती सरकार? अरे भाई, कंपनी नहीं आगे बनाती, कंपनी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाती है। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता तभी तो ढेर सारी कंपनियां आएंगी, निवेश करेंगी राज्य में, नहीं तो कोई कंपनी क्यों किसी राज्य में जाए, बताइए ना। तो ये सारी चीजें करने के लिए सरकार को इनकम की जरूरत है, और यहाँ पर टैक्स की चोरी हो गई तो इनकम ही नहीं हो रहा है। अपराध को बढ़ावा करा, मनी लॉन्ड्रिंग में अपराधियों को अपने अवैध धन के साथ दोस्तों सुखी जीवन जीने की आजादी मिल जाती है कि एक बार जो है ऐसा काम कर लो और पूरा जीवन सुखी मिल जाए, ठीक है। तो सुखी उखी नहीं, अब आजकल देख रहे होंगे दोस्तों बुलडोजर बाबा को, ठीक है, केस वस बाद में होगा, जो मुकदमा होगा बाद में होगा, पहले आर्थिक रूप से आपकी कमर तोड़ दी जाएगी। एक बार आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे ना, सारा सिस्टम आपका फेल हो जाएगा। तो वही है कि भय होना चाहिए, जब तक अनुशासन नहीं होगा, जब तक भय नहीं होगा आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर मतलब अपराधियों के अंदर जब तक भय नहीं होगा तब तक तो उनको ही लगेगा कि बस जो है इसी तरह से काम चला लो, पूरा जीवन मस्त है, आराम से चल रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उसको दोस्तों और अपराध करने की उत्सुकता होती कि अरे एक लोग को और गोली मार देते ना तो बढ़िया जीवन चलता, एक लोग को और मार देते तो और बढ़िया जीवन चलता। अरे भाई, आप क्या कर रहे हैं, तो देखिए मानव हत्या कर रहे हैं, ठीक है, ये जीवन जीना है तो समझिए बात को। लिख रहा है वित्तीय व्यवस्था की अस्थिरता। मैंने पहले भी आपको बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग से दोस्तों जो विदेशी मुद्रा विनिमय दर है दोस्तों उसमें उतार चढ़ाव आता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली दोस्तों अनस्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती है, ठीक है।
हमेशा बना रहता है। तभी तो दोस्तों कभी डॉलर मजबूत हो रहा है, कभी पाउंड मजबूत हो रहा है, और हम हमेशा किसको दोष देते हैं? सरकार को। सरकार कुछ कर ही नहीं रही। कैसे सरकार करे? सरकार के साथ साथ हमें और आपको भी करना होगा। आइए पहले मैं बताता हूं दोस्तों इन चीजों का भारतीय जनता पर जो है क्या असर पड़ता है। पहली बात, महंगाई। आप कहेंगे सर इससे महंगाई बढ़ती है? कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग से महंगाई बढ़ती है। सर कहां से कहां बात जोड़े? अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप ये मानते हैं कि नहीं मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी? बोलो यस या नो, खाली इतना बोलो यस, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आपके पड़ोसी जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसा काम करते हैं, कोई धंधा करते हैं, ठीक है, इलीगल तरीके से पैसे कमाते हैं, उनके पास दोस्तों 10 लाख रुपए है। अब आप और वो दोनों लोग किसी सामान को खरीदने चले गए और वो सामान की सप्लाई मार्केट में कम है, तो आप मान लीजिए 50,000 दे रहे हैं तो पड़ोसी 55,000 दे देंगे ना। तो जब वो ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? महंगाई आएगी, वस्तुओं के दाम महंगे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो महंगाई आएगी कि नहीं? मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं। ऐसे बीसों एग्जाम्पल है जहां मैं आपको आसानी से समझा सकता हूं, लेकिन समझो किसी एक वर्ग के पास, अब थोड़ा सा स्टाइल में समझो, किसी एक वर्ग के पास अगर अधिक पैसा है तो महंगाई आना तय है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो उसी चीज के लिए क्या करेगा? ज्यादा पैसे देगा। और कंपनियों को क्या है? कंपनियों को तो ज्यादा मुनाफा चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो दोस्तों वो चीजें महंगी करती जाएंगी, ठीक है। तो ये समस्या हो जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से क्या होगा दोस्तों? सीधे सीधे अर्थव्यवस्था में महंगाई आती है, यह भी एक कारण है। दूसरा दोस्तों, विकास में बाधा। आपने पहले टैक्स चोरी कर लिया, और जब टैक्स, आप अपने ऊपर मत लीजिए, नाराज ना होइए, ठीक है, मैं आपकी बात में अपराधियों की बात कर रहा हूं, ठीक है। अपराधियों ने पहले ही टैक्स चोरी कर लिया, तो जब टैक्स चोरी कर लिया दोस्तों तो सरकार के पास पैसा ही कम है। सरकार ना तो निवेश कर सकती है कहीं पर और ना ही कुछ बना सकती है। भाई पैसा रहेगा सरकार के पास तब ना सरकार मजबूती से चलेगी। तो ये भी दोस्तों एक बड़ा कारण है। चलिए एक चीज और पढ़ते हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसकी रोकथाम के लिए क्या सरकार कोई प्रयास कर रही है कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग रोका जाए? तो रोकथाम बहुत सारा है। आइए केवल 2 रोकथाम बताऊंगा, बड़े मजेदार है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे पीएमएलए कहते हैं दोस्तों, सन 2002 में आया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मतलब मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए भारत सरकार ने इस पीएमएलए को बनाया था। और इसके तहत दोस्तों ये बैंकों को अधिकार दिया गया कि आप अपने ग्राहकों के बारे में जब मांगा जाएगा तो आप उसकी पूरी जानकारी देंगे, और जो संदिग्ध लेन देन होंगे, ठीक है, उसकी जांच करने में आप सहयोग देंगे, ठीक है, क्योंकि तभी तो पकड़ा जाएगा। और जो लोग दोस्तों ये देश से जितने भगौड़े हैं, पैसा लेकर भागे हैं, ये क्या करते हैं? बैंक को ही चूना लगाकर भाग जा रहे हैं। हमें आपको लोन लेना हो तो हमको लगता है 10-5 लाख रुपए भी लोन नहीं मिलेगा, और जिनको भागना है वहां 10-5 हजार करोड़ की बात कीजिए। अपने जीवन में पता नहीं 10-5 करोड़ देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन वहां 10,000 करोड़ लेके चंपत हो गए। उनको कैसे लोन मिल गया? कैसे मिल गया? पूरा का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व रहा होगा, दिया होगा, लिए होंगे, गया होगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये तरीके हैं, ठीक है। इसी तरह से वैश्विक सहयोग, देश दुनिया, अब देखिए भाग के व्यक्ति कहां जाएगा? मंगल तो चला नहीं जाएगा। अरे यहां से भागेगा, यूरोप में कहीं जाएगा, अमेरिका में कहीं जाएगा, यही तो जाएगा, एशिया में किसी दूसरे देश में चला जाएगा, ठीक है। यहां वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। वैश्विक सहयोग मतलब हमारा भगौड़ा उनके देश में जा सकता है, उनका भगौड़ा हमारे देश में आ सकता है, हो सकता है ना। तो दोस्तों एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि अगर हमारे देश का कोई भगौड़ा आपके यहाँ गया हो तो आप पकड़कर हमें सौंप दीजिए, आप वाला पकड़कर हम आपको सौंप देंगे। एक वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। इसी तरह से दोस्तों आपने एक सुना होगा, एफएटीएफ की बात सुना होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एफएटीएफ जो दोस्तों ये आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए जो पैसा इधर उधर किया जाता है, ये उसको निगरानी करता है, उसको ध्यान देता है। एफएटीएफ का बस इतना ही काम है कि देखिए नॉर्मल की बात नहीं करता है, ठीक है, ब्लैक मनी व्हाइट मनी का कोई लेना देना इससे नहीं है। सिर्फ आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए जो धन इधर उधर किए जाते हैं, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, ये उसकी दोस्तों रोकथाम के लिए बनाया गया एफएटीएफ बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। बहुत सारे देश इसमें शामिल है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं क्या किया जा सकता है। सर समझ तो गए, कर क्या सकते हैं अपने स्तर से, ये भी एक बार बता दीजिए तो समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक है मजबूत नियम की सरकार समय के साथ साथ दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नई नई तकनीकों से निपटने के लिए हमेशा मजबूत नियम बनाए और अपने आप को अपडेट करते चले। क्यों? तू डाल डाल मैं पात पात। क्यों? सरकार कोई नियम बनाती है ना तो ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले जो लोग हैं उसके लूपहोल्स ढूंढने लगते हैं, कमियां क्या है, उस कमियों को ढूंढकर दोस्तों उस आधार पर काम करने लगते हैं। तो सरकार को बार बार नियम बदलाव करना पड़ेगा, बार बार अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, ये जरूरी है।
नहीं करेंगे तो फिर वही चीजें बन जाएंगी। वित्तीय संस्थानों की सतर्कता, ये कैसे आ सकता है दोस्तों? जो वित्तीय संस्थान है, जैसे कोई बैंक है, कोई अन्य वित्तीय संस्थान है जो पैसे का लेन देन करते हो, वॉलेट वगैरह संबंधित हो, ठीक है, उनको अगर किसी संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिलती है तो उनको जो है बताना चाहिए सरकार को। और मिलेगी कैसे? पहले तो उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि कैसे आप पता करेंगे कि संदिग्ध लेन देन है या नहीं है, ठीक है, ट्रेनिंग देना चाहिए ना। तो जब उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी तब वो और अच्छे से पता करेंगे। तो पहला वाला काम तो अपने देश में ठीक है, ये ट्रेनिंग वाला काम दोस्तों अभी थोड़ा सा कम है। अगर इसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो और संदिग्ध लेन देनों का पता चलने लगेगा और मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं वो बढ़ने लगेंगे। और सरकार चाहती भी तो कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले बढ़े ताकि पकड़ में आए। बढ़े मतलब क्या? बढ़ावा ना मिले, पकड़ में आए और उनसे पैसा वसूला जाए। क्यों? सरकार का पैसा भाई, क्यों जाने देंगे? ये चीजें हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, देशों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए सीमाओं से परे जाकर जानकारियां साझा करनी चाहिए। बहुत सारे देश ऐसे हैं, आपने सुना होगा स्विस बैंक के बारे में। अब तो स्विस बैंक की चर्चा थोड़ी कम होती, पहले स्विस बैंक की चर्चा खूब होता था, ठीक है दोस्तों। मामला यह था कि स्विस बैंक में लोग अकाउंट खोल लेते थे और उस अकाउंट में दोस्तों हजारों करोड़ों रुपए पड़े हैं, ठीक है, और वो स्विस बैंक दोस्तों भारत को जानकारी देने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारे लिए, हमारे जो लोग हैं जिन्होंने खाता खोला, हम उनके लिए प्रतिबद्ध हैं, हम देश के लिए नहीं प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, बैंकों के अपने नियम, अपने कानून होते हैं कि आप जो है किसी पर्सनल चीज को साझा नहीं कर सकते, लेकिन जहां बात मनी लॉन्ड्रिंग की हो, जहां अवैध तरीके से धन कमाया गया हो, क्या उस केस में भी आप उसी का साथ देंगे? बताइए। उस केस में तो यहां पर दोस्तों इन सब चीजों से परे जाकर सभी देशों को एकजुट होना पड़ेगा और यहां पर थोड़ा सा नियम में बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है, कि मामला अगर मनी लॉन्ड्रिंग का हो या अवैध तरीके से कमाए गए धन से संबंधित हो, तब दोस्तों उसके लिए अलग नियम कानून होने ही चाहिए। जन जागरूकता क्या दोस्तों? आम आदमी को मनी लॉन्ड्रिंग के खतरों और इसके वजह से हमारे जीवन में पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उनको अवगत कराना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं कि नहीं आप जानिए इस सब चीजों के बारे में, कहीं आप गलती से इसका हिस्सा न बन जाए, ठीक है। एक चीज और दोस्तों जो आखिरी में आपसे कहना चाहूंगा वो ये है, चाहे आप, अच्छा यहाँ पे एक शब्द लिखा दोस्तों पी नोट्स। आज मैं अपनी क्लास में पी नोट्स भी बताने वाला था, चलिए बता ही देता हूं पी नोट्स क्या होता है, बहुत आसान भाषा में, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये भारत है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत शानदार मुद्दा था, मैं इस पर थोड़ा रिसर्च कर रहा था बट टाइम नहीं था, इस वजह से दोस्तों नहीं कर पाए, ठीक है। इस भारत में दोस्तों कोई ए नाम का व्यक्ति है और इसके पास दोस्तों 100 करोड़ रुपए हैं। कितने हैं दोस्तों? 100 करोड़ रुपए है। और ये 100 करोड़ रुपए दोस्तों अवैध तरीके से कमाया गया धन है, ठीक है। यह क्या दोस्तों? अवैध तरीके से कमाया गया धन है, मतलब ये सीधे सीधे हम कह दें कि ये ब्लैक मनी है, ठीक है, मामला समझिएगा, ये ब्लैक मनी है। और अब ये आदमी क्या करना है, इसको व्हाइट करना चाहता है। तो ये आदमी क्या करता है, ये पैसा लेकर भागेगा। 100 करोड़ कौन सूटकेस में डाल के जाएगा बताइए? पानी वाले रास्ते से जाएगा तो नौसेना पकड़ लेगी, उड़ कर जाएगा तो दोस्तों एयरलाइंस में पकड़ा जाएगा, तो कैसे जाएगा? जा नहीं सकता। तो ये आदमी क्या करता है, ये लेता है जहाज और दोस्तों क्या चला जाता? अकेले चला जाता, अकेले। ये क्या करता है दोस्तों? अकेले चला जाता किसी दूसरे देश में, व्यवस्था करने जाता है। और मान लीजिए यहां से ये आ गया दोस्तों कहां पर? इंग्लैंड पहुंच गया, ठीक है, इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में जाकर दोस्तों किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा, मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति है बी, ठीक है, इसके पास पहुंचा और इससे जाके बात किया कि इंडिया में निवेश करोगे क्या? अगर ये व्यक्ति यहाँ पर मजबूत है, इसके पास पैसा है, तो उसने कहा तुम इंडिया में बिजनेस करोगे क्या? तो बोला हाँ बिजनेस तो करेंगे। अब पहले सोच सकता है उसका कोई बिजनेस चल रहा हो इंडिया में, ठीक है, उससे आया, बातचीत किया कि आ जाओ इंडिया में बिजनेस करो, हम तुमको पैसे दे रहे हैं, ठीक है। और वो पैसे दोस्तों, अच्छा ये बी वाला आ गया कहां पर? भारत में निवेश करने के लिए आया, लेकिन कोई पैसे लेकर नहीं। ये ए वाला जो पैसा रखा था 100 करोड़ ना, ये सीधा सीधा यही ए से किसको ट्रांसफर हो गया? डी को ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ए का जो पैसा था उसने अपना सारा पैसा बी को दे दिया और उसके बदले में बी से इंग्लैंड में दोस्तों क्या कर लिया? रिसीव कर लिया पैसा, ठीक है। यहां पे जाके रिसीव कर लिया पैसा कि यार चलो तुमको इंडिया ले नहीं जाना पड़ेगा, ये तुम वहां कर लो। एक सेटलमेंट राशि बना लिया, कुछ पैसे कम ज्यादा करके अपना यहाँ पर एक मीटिंग फिक्स करके काम कर लिया। अरे सर ये कमाल का, मतलब क्या कर रहे हैं लोग, ठीक है। ये आइडिया था बी का। तो बी दोस्तों ए जो है दोस्तों, ये भारत छोड़ के चला भी गया और इंग्लैंड में जाके बस गया सारा पैसा लेकर। यहां 100 करोड़ यहां था और ले जाके यहां बस गया। ऐसा होता है सर? नहीं तो क्या हम कहीं और से पढ़ के आए क्या? अरे जो होता वही बताएंगे, ठीक है। होता यही होता है, ठीक है। अब क्या हुआ? अब जो पैसा यहाँ 100 करोड़ से मिला, अब जब सरकार सोची, अब सरकार को तो लगेगा आओ भैया भी आओ, अब माला पहनाया जाए आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में किया, एकदम मतलब
नतमस्तक है मैं आपके सामने, ठीक है। हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे राज्य में नई कंपनी आ रही है, खूब ढोल मचारे बज रहा है। ये नहीं पता कि वो पैसा कहां से आया, कुछ नहीं पता, ठीक है। अरे हमारा ही पैसा था, ब्लैक मनी पर रखा हुआ पैसा वो कंपनियां लेके इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, ठीक है। धीरे धीरे सरकार जागरूक हुआ, मुखिया जागरूक हुआ। मुखिया जागरूक हुआ तो मुखिया ने किसे जागरूक किया? सेबी को जागरूक किया। किसे जागरूक किया? सेबी को। सेबी कौन है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी जो क्या करती है, बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां, जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उन पर निगरानी रखती है। तो जब कोई नई कंपनी आती है पैसा लेकर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने, तो जब इन्वेस्टमेंट करती है तो बड़ा ढोल नगाड़ा बजता है। उसके बाद सेबी कहती है आइए थोड़ा एक आंख माला हम आपको पहना देते हैं, ठीक है। और जब सेबी के पास हुआ जाता है तो कंपनी, तो सेबी पूछती जरा ही बताइए इस 100 करोड़ रुपया आप कहां से लाए? क्या पूछती सेबी? सेबी पूछती है इनसे कि 100 करोड़ कहां से आया? 100 करोड़ कहां से आया, ठीक है। तो पूछती है तो ऐसा नहीं मुंह से पूछती है, नहीं नहीं मुंह से नहीं, तो कैसे पूछेगी? जूता चप्पल लेके नहीं, अरे भाई कंपनी है 100 करोड़ रुपया की इन्वेस्टमेंट ऐसे पूछेगी। क्या करती है दोस्तों ये लोग? तो इनसे सेबी क्या करती है? सेबी यहां पर दोस्तों पी नोट्स जारी करती। क्या करती है? सेबी जो है दोस्तों क्या करती है? पी नोट्स जारी करती। क्या करती है दोस्तों? पी नोट्स जारी करती है। अब आगे बताऊंगा बाद में आपको पी नोट्स क्या था। पी नोट्स जारी करके उनसे सवाल पूछती है कि आप खाली हमें सोर्स बता दीजिए। क्या बता दीजिए? सोर्स, ठीक है। सोर्स बता दीजिए, स्रोत बता दीजिए, 100 करोड़ का स्रोत क्या है। तो ये बताएंगे ना कि हाँ 100 करोड़ हम इंग्लैंड से लाए हैं। फिर सेबी इंग्लैंड में पूछती है, इसके पास था 100 करोड़, आया लेकर के, तब पता चलेगा हाँ ये तो 100 करोड़ ए को दे दिया, ये हाँ ये 100 करोड़ किसको दे दिया? ए को दे दिया। हाँ ठीक है, ये बी से रिसीव किया था ना, ए यहाँ पे गया था, ठीक है। तो याद रखेगा ये मिल गया इसको, ठीक है, रिसीविंग इसको हो गई। तो दोस्तों तब पता चलेगा और यहीं पे पकड़ा जाएगा। यही था दोस्तों पी नोट्स, ठीक है। आप आसान भाषा में समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, घबराइए मत, ठीक है। तो दोस्तों पूरा सिस्टम समझ गए। अब देखिए कुल मिला जुला के निष्कर्ष क्या निकला। ये सब कुछ पढ़ने का, ये हवाला क्या होता है, हवाला स्कैंडल क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, जो जो आपने पढ़ा, पीएमएलए पढ़ा, एफएटीपी पढ़ा, जो जो चीजें, निष्कर्ष क्या निकला? ये जो दोस्तों पूरा का पूरा एक काला कारोबार का एक जाल है जो हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी काले धन के खिलाफ लड़ाई में अपनी अपनी भूमिका निभाएं। सरकार की भूमिका अपनी होती है, लेकिन सरकार के साथ साथ जब तक जनता की भूमिका नहीं होगी कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर हम सब मिलकर इस समस्या से लड़ेंगे तो हम एक मजबूत और पारदर्शी अर्थव्यवस्था का निर्माण कर पाएंगे। और ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि इन सब चीजों के बारे में जानें और अपने अपने कर्तव्य को समझें, ताकि कहीं भी इस तरह की गतिविधियां हो रही तो कम से कम सूचित करें, बताएं ना, जरूरी है बताना ना, तो बताइए ताकि गवर्नमेंट को पता चले, सरकार को पता चले, और इस तरह की राजस्व हानि सरकार को ना उठानी पड़े। क्योंकि हमारे आपके पैसे से ही विकास होता है, तो विकास रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। हम आप देकर क्या करेंगे और लोग लेकर भाग जाएंगे, मामला समझिए ना। हम आप दें और कोई लेकर भाग जाए तो भागने वाले को रोकना भी पड़ेगा और देना भी पड़ेगा। नहीं कि उनको रोकने पर ध्यान दें और अपना देना बंद कर दें, नहीं 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 नहीं, कर्तव्य दोनों है। अपने को देना भी है सरकार को, ये भी कर्तव्य है, और जो भाग रहा है उसको रोकना भी है, यह भी कर्तव्य है। तो यहीं पर दोस्तों सेशन समाप्त होता है। वीडियो लेक्चर उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे एक से बढ़कर एक टॉपिक पर दोस्तों मैं आपको लेक्चर देता रहता हूं, कुछ बनाकर वीडियोस बनाता रहता हूं और नई नई बातें सिखाता रहता हूं, ठीक है। तो आप पीछे प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों और भी वीडियोज आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।